आइए बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज़ और वीडियो क्वालिटी के बारे में बताएं। यदि सब कुछ सही है तो फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। सब कुछ क्लियर है बेटा? उमंग, नवनीत, सचिन, कुलदीप, अभिषेक, यश त्रिवेदी, रविंद्र कुमार, अनुराग, सचिन, मयंक, रॉबिन, जितेंद्र। ठीक है बेटा, आइए कल जो है जहाँ पर न्यूमेरिकलों को स्टॉप किया था उसी के आगे देखते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल है 2.15। चलिए देखिए 2.15 को आज सॉल्व करेंगे। क्या है? आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले एक गोली चालक पर Q आवेश है, कैपिटल Q आवेश। तो पहले देखो आंतरिक त्रिज्या R1 यानी कि एक चालक बनाओ। ये आंतरिक त्रिज्या हो गई, ये केंद्र मान लो, ये R1 हो गई, और बाह्य इसकी त्रिज्या मान लो R2। तो इस पर जो गोली चालक कोष पर कैपिटल Q आवेश है, तो गोली चालक पर जब आवेश होता है तो याद रखिए कि इस पर जो है बाहर आवेश एकत्रित होता है, तो कैपिटल Q आवेश है। अब इसमें यह पूछा गया है कि नंबर 1, कोष के केंद्र पर एक आवेश Q रखा जाता है, तो कोष के भीतरी और बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है। तो देखो बेटा, आप ध्यान देना इसको कि इसके केंद्र पर आवेश रखोगे यहाँ, तो जैसे आपने इसके केंद्र पर आवेश रखा, A नंबर केंद्र पर आवेश Q रखा, Q मान लो ये प्लस का है, तो जब Q रखेंगे तो प्रेरण के कारण इसके अंतःपृष्ठ पर आवेश माइनस हो जाएगा और इसी के बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस हो जाएगा। ये बात ध्यान में देना, अंतःपृष्ठ पर माइनस और बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस। और अब गोली कोष के बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश होता है वो कहाँ चला जाता है? ऊपर। यानी अब ये आवेश जो है यहां आ जाएगा, यहां। तो टोटल बाहरी पृष्ठ पर आवेश क्या हो जाएगा? पहले अंतःपृष्ठ का लिख लें। अंतःपृष्ठ पर आवेश बराबर -Q तथा बाहरी पृष्ठ पर आवेश हो जाएगा बेटा, ये ध्यान रखना, Q प्लस स्मॉल q। ये बात ध्यान रखिए, केंद्र पर दिया, प्रेरण के कारण इसके अंतःपृष्ठ पर माइनस हुआ और इसी में बाहर हुआ +Q, तो वो चला कहाँ जाएगा? बाहरी पृष्ठ पर, गोली कोष के लिए। तो टोटल बाहरी पृष्ठ पर जो आवेश हो जाएगा वो कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और अंतःपृष्ठ पर बचेगा अब केवल -Q। तो ये यहां से हटा दीजिए, अब ये स्थिति बन जाए। ठीक, इसको चाहो ऐसे लिख सकते हो, Q प्लस स्मॉल q, ये बाहरी पृष्ठ पर हो गया। अब इसमें हमें निकालना क्या है कि कोष के
भीतरी और बाहरी पृष्ठों पर आवेश घनत्व, तो देखो आवेश घनत्व अंता पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा वन मान लो, तो सिग्मा वन बराबर होता है क्यू अपॉन यानी आवेश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आवेश अंतःपृष्ठ पर कैसा है माइनस, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं 4 पाई आर स्क्वायर, या सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन क्षेत्रफल, तो 4 पाई आर वन स्क्वायर। तो ये बेटा हो गया अंतःपृष्ठ पर। इसके बाद बाहरी पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा 2 इक्वल टू, बाहरी पृष्ठ पर टोटल आवेश बेटा कितना है क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 4 पाई आर टू स्क्वायर। ये हो जाएगा ए पार्ट। सबको समझ में आ गया होगा। अगले देखो, ये कह रहा क्या किसी कोटर जो आवेश विहीन है में वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे कोश गोली ना होकर किसी भी अनियमित आकार का हो, स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए बेटा जो पूछा गया कि चालक के भीतर जो आवेश होता है वो हमेशा शून्य होता है, चालक के अंदर जो आवेश होता है वो हमेशा कैसा होता है शून्य। ठीक, तो बी पार्ट में चूंकि चालक के अंदर आवेश Q इक्वल टू 0, और ये क्यों होता है क्योंकि उस चालक से जब हम कोई गुहेका लेते हैं, ठीक, तो अब वो ये है, तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स है, जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है वो 5 इक्वल टू 0 होता है। तो जब 5 इक्वल टू 0 होता है तो देन 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू इक्वल टू 0। तो जब बेटा आवेश 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 इक्वल टू 0 है, गोयिका से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो शून्य है, तो उससे आवेश शून्य हो गया। तो जब आवेश शून्य हो गया इसलिए कोटर, कैविटी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, कैविटी, कोटर के भीतर इक्वल टू 0 होगा, ये लिख सकते हैं। ठीक, गॉसेस यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई गॉसेस थ्योरम 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन क्यू इक्वल टू 0। इसलिए कोटर के भीतर इक्वल टू 0 होगा, चाहे चालक गोली हो या ना हो। ठीक है, यहाँ चाहे लिख सकते हो चाहे चालक किसी प्रकार का हो, ये आ गया। तो ये हो गया 15 नंबर सवाल। अब आइए अगला देखते हैं। इसमें एक लाइन में अगर आप लोग लिखना चाहें तो सीधे आप लिख सकते हैं कि आवेशहीन गोयिका के अंदर वैद्युत क्षेत्र सर्वथा शून्य होगा। अगर चाहो तो एक साथ इसको लिख सकते हो, आवेशहीन कोटर या गोयिका
के भीतर विद्युत क्षेत्र सर्वथा शून्य होगा। ये आ जाए, इस लाइन से ही काम चला सकते हो या ऐसे दिखा दे तो। अब आइए अब चलते हैं 2.16 पर। देखो बेटा इसमें कि दर्शाइए आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व पृष्ठ से दूसरे पार्श्व पृष्ठ पर स्थित विद्युत क्षेत्र के अविलंब घटक में असंतत होता है। यहाँ इसने ये प्रूव कराया है, आपको ये सिद्ध करना है कि E1 वेक्टर E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर, ये वेक्टर लिखा जो डार्क से लिखे हो वो समझ लो वेक्टर लिखे, n कैप डॉट n कैप इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसको देखो, सभी दिमाग लगाएं। एक टॉपिक पढ़ाया था अनंत विस्तार की समतल आवेशित पतली चादर के निकट जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको कैसे लिखते हैं। तो इसको देखो अरेंज किए दे रहे हैं। तो इसको बेटा जब इसको जब हम लगाएंगे अनंत विस्तार की चादर के लिए, तो देखो ये मान लीजिए एक इस तरीके से चादर प्रदर्शित की गई है, या पतली प्लेट है, इस पर प्लस 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 इस तरीके से आवेश है, इसका पृष्ठ घनत्व मान लो सिग्मा है, ये एक समान रूप से वितरित है पतली। तो बेटा जब इसके यहाँ आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इसमें होगा E बराबर, या ये वाला पृष्ठ इसको मान लो लेफ्ट साइड और इसको ये है राइट साइड, ठीक। तो इधर लिख दे रहे हैं लेफ्ट साइड 1 और ये राइट साइड है सेकंड। ये ऐसी स्थिति मान ले रहे। तो इधर 1 वाली कंडीशन इधर हो जाएगी बाईं ओर जो है पहला लेफ्ट साइड है यानी साइड 1 हो जाएगा, और दाईं ओर मान ले रहे साइड 2। तो इसमें ध्यान दो, लेफ्ट साइड में भी एक बिंदु आएगा यहाँ, ठीक। ये है लेफ्ट साइड 1, इसको 1 से प्रदर्शित कर लेंगे, और ये है राइट साइड। तो अब देखो यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, तो दोनों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ध्यान रखना है। इधर मान लो E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र आप लोगों ने निकाला हुआ है। इधर E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये इनके परिमाण हैं। तो अब चूंकि अगर हमें इसको वेक्टर बदलना है तो इसमें बेटा नीचे देखो दिया गया है कि E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां n कैप एक बिंदु पर पृष्ठ के अविलंब एकांक सदिश है तथा सिग्मा उस बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक। और साथ में ये कह रहा है कि n कैप की जो डायरेक्शन है पार्श्व दिशा 1 से पार्श्व दिशा सेकंड की ओर है। तो अब देखो जब n वेक्टर की डायरेक्शन है जो एकांक सदिश है
उसकी डायरेक्शन बेटा यहाँ से ऐसे बनाई जाएगी, इसके ये अकॉर्डिंग, ये है एन कैप, यानी इसी पर प्रदर्शित करोगे, लेकिन यहाँ एन कैप अगर यहाँ दर्शाना तो ऐसे, और यहाँ भी दर्शाना है तो भी ये ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब इसमें इसका लॉजिक है कि इसका परिमाण यहाँ हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और इसका परिमाण हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, लेकिन इसमें एकांक सदिश इधर है और इसमें भी एकांक सदिश इधर है, और इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है ये E1 वेक्टर इधर है, और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो E2 वेक्टर इधर है। ठीक, तो जब बेटा E2 और E1 वेक्टर लिखेंगे तो ये देखो ए नंबर सवाल पार्ट है, E1 वेक्टर इक्वल टू, यहां पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि E1 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और इसका एकांक सदिश इधर है, इसलिए ये माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। और इसमें एकांक सदिश इधर है और E2 वेक्टर भी उधर है, क्योंकि उसने सवाल में पहले ही बता दिया कि पार्श्व एक से पार्श्व सेकंड की ओर, यानी साइड 1 से साइड सेकंड की ओर जो एन कैप है रहेगा। अब E1 इधर हो गया तो इसके विपरीत पड़ गया, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू में आप माइनस लगा देंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। परिमाण वेक्टर जैसे लिखते हैं, याद हो, ए वेक्टर बराबर ए मॉड ए इंटू इसका एकांक सदिश, तो ऐसे यहाँ लिखा जाएगा। तथा ये हो गया साइड 1 के लिए, तथा साइड 2 के लिए। तो साइड 2 के लिए बेटा क्या हो जाएगा, E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, क्योंकि उसमें दोनों की डायरेक्शन, सॉरी E2 वेक्टर। अब हमें निकालना क्या, सिद्ध क्या करना है, E2 वेक्टर माइनस देन E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर इक्वल टू, E2 वेक्टर का मान है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/2, यानी ये बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये रिजल्ट आ गया। अब क्या है, हमें सिद्ध करना है, LHS मिलाना है E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट एन कैप, ये LHS में प्रदर्शित कराना है। तो LHS में जब E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट एन कैप, तो इसमें डॉट एन कैप का यानी कि मल्टीपल कर दीजिए, स्केलर प्रोडक्ट इसमें लिख दीजिए मल्टीपल बाई एन कैप। तो जब आप इसमें एन कैप से मल्टीपल कर देंगे तो E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एन कैप एक पहले से लिखा और डॉट एन कैप, तो एकांक वेक्टरों का जो एकांक सदस्यों का जो स्केलर गुणनफल होता है वो एक होता है, जैसे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू 0, के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। ये कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी से यहाँ पर एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 1। सो E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेंस प्रूव्ड, ये हो गया। और यहाँ पे आगे लिख भी सकते हो एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू 1। बताओ बेटा ये क्लियर हुआ? जल्दी से सब, जिसको क्लियर ना हुआ वो तुरंत प्रश्न कर दे फट से, बहुत जल्दी। सभी बच्चे क्लियर हो गया? बहुत ध्यान से सब समझ के चलिए।
किसी को अगर इसमें क्रॉस क्वेश्चन बन रहा हो तो आप बना पूछ सकते हैं, जल्दी करिए। चलिए, सबको क्लियर है, बहुत अच्छे। नीरज कुमार, सचिन, शशांक, सबको आ गया। चलो अब इसमें इसी में एक पार्ट था, देखो, जब उसने कहा सिग्मा उस बिंदु पर पृष्ठ आवेश घनत्व है, इसके बाद इसमें कहा है अतः दर्शाइए कि चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप है। तो अब बेटा इसमें देखो क्या लिखेंगे कि इनसाइड ए क्लोज कंडक्टर, अगर कोई चालक है, इसी पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे, इसमें नीचे आप लिख देंगे इनसाइड, यानी कि चालक के अंदर, अभी इसके पहले लगाया था, इनसाइड ए क्लोज्ड कंडक्टर। तो क्लोज्ड कंडक्टर के लिए E1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जो क्लोज कंडक्टर है उसके अंदर का जो क्षेत्र होगा, चूंकि बंद चालक के अंदर या चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। ठीक है, ये याद रखिए। चूंकि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन में मान लो यहाँ इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो E2 वेक्टर -0 और इधर हो जाएगा एन कैप, क्या बन जाएगा, एन कैप बन जाएगा। तो जब एन कैप बन जाएगा तो इसी में, या अगर किसी अन्य के लिए पूछा जाए तो इसको देखो ऐसे सॉल्व कर सकते, इक्वेशन लिखो नहीं, कोई चालक है उसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र शून्य है और बाहर का, जैसे ये मान लो अंदर का इक्वल टू क्या है, 0, और बाहर जो निकलना है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब चालक जो है मोटा है, लेकिन यहाँ की परिस्थिति के लिए आप इसमें लिख सकते हैं क्या, कि E2 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। वो कैसे, देखो इसी से सॉल्व कर लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E2 वेक्टर -0 इंटू में एन कैप इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब बेटा इसमें जब परिमाण की बात आएगी ना, तो यहाँ पे हो जाएगा E2 वेक्टर डॉट एन कैप, तो E2 वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें देख रहे होगे कि हमें प्रूफ ये करना है कि बाह्य क्षेत्र में E बराबर होना चाहिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप होना चाहिए। तो जब अंदर का क्षेत्र हो गया शून्य, ध्यान दीजिए अंदर का क्षेत्र हो गया शून्य, तो फिर उस इसमें वही प्रोसेस करिए कि एन कैप का मल्टीपल कर दीजिए, तो इस पर हो जाएगा E2 वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो इसकी वैल्यू हो गई है, तो ये आ गया E2 वेक्टर बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो इसमें ये याद रखिए, चूंकि चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0। तो आप जब इक्वेशन फर्स्ट का उपयोग करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इसके बाद इसमें ये वैल्यू पुटअप कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा सबको। अब देखो इसी में बी पार्ट में है कि आप दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के
एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थित विद्युत क्षेत्र का स्पर्शी घटक सतत होता है, यानी कि इसमें कॉन्टिन्यूअसली की कंडीशन पूछी है। तो कॉन्टिन्यूअसली की कंडीशन क्या लिखेंगे कि आवेशित पृष्ठ के एक ओर से, क्या लिखोगे आप, जो पूछा गया है प्रश्न में वो ये है कि दर्शाइए कि आवेशित पृष्ठ के एक पार्श्व से दूसरे पार्श्व पर स्थिर विद्युत क्षेत्र का स्पर्शी घटक सतत होता। सतत का मतलब कंटिन्यूअस। तो आवेशित पृष्ठ के एक ओर से दूसरे पृष्ठ पर दूसरी ओर जाने पर स्थित विद्युत क्षेत्र का जो स्पर्शी घटक होता है वो सर्वथा शून्य होता है। आवेशित पृष्ठ के एक ओर से दूसरे ओर जाने पर जो विद्युत क्षेत्र का स्पर्शी घटक है वो बेटा सर्वथा कैसा रहेगा, शून्य। अन्यथा पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव अलग अलग हो जाता और वो आवेश उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगता। समझ गए बात। आवेशित पृष्ठ के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र सर्वथा कैसा रहेगा, शून्य। अन्यथा किसी बिंदु पर, अन्यथा पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर जो विभव होता वो अलग अलग हो जाता। और जब बेटा अलग अलग हो जाता तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि धन आवेश जो है वो उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर गति करने लगता, जो कि असंभव है। ठीक है। तो हमेशा यानी कि विद्युत क्षेत्र सर्वथा कैसा रहेगा, शून्य। तो इसलिए उसको कंटिन्यूअसली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूअसली। ठीक, बी पार्ट में ये लिख दीजिए। अब आइए अगला चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। 16 हो गए, 17 पर आइए। ये सबको समझ में आ गया। सर्वथा आवेशित पृष्ठ के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र का स्पर्शी घटक सतत होता है, यानी कि उसकी वैल्यू 0 होती है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि अगर ऐसा ना हो तो विद्युत विभव विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न हो जाएंगे। जब भिन्न भिन्न हो जाएंगे तो धन आवेश जो होगा वो प्लस आवेश से ऋण आवेश की ओर गति करने लगेगा। आइए 17 नंबर सवाल पर। सवाल है बेटा कि एक रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले समाक्षीय चालक बेलन द्वारा घिरा है। दोनों बेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो आइए 2.17 की चर्चा करते हैं। एक बेलनाकार लंबा, अब इसको आप लंबा चाहे जितना बना लीजिए, जैसे ये बिल्कुल सवाल उसी तरीके से है कि अनंत लंबाई का तार, वही बिल्कुल ये हो गया बेलनाकार रेखीय आवेश लैम्डा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले समाक्षीय चालक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर चार्ज तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर दो, प्लस आवेशित है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये बेलन हो गया। अब क्या है, इस पर रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बताया उसने, लैम्डा लिख दीजिए। ये एक समाक्षीय, ठीक, खोखले बेलनाकार चालक से क्या है, घिरा हुआ है। ये घिरा हुआ है, इसके लिए ऐसे रिजल्ट बना दोगे। इसने इसको ऐसे घेर रखा है। अब क्या है, जब इसने बेटा इसको ऐसे घेर रखा है, लंबा है तो इस तरीके से इसको प्रदर्शित कर लीजिए, इस तरीके से।
अब बीच में पूछा है कि दोनों बेलनों के बीच के स्थान में, तो मान लो जब बीच के स्थान में कहीं निकालना हो यहाँ, तो तुरंत गॉस की प्रमेय आपको याद आ जानी चाहिए कि गॉस की प्रमेय हमें क्या बताती है, तुरंत उसी बिंदु से एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करिए। किसकी? गॉसियन पृष्ठ की। तो जब बेटा गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करोगे तो वो गॉसियन पृष्ठ क्या होगा देखते हैं। जिस बिंदु पर निकालना हो उस बिंदु पर तुरंत क्या बना दो, गॉसियन पृष्ठ। तो अब वो भी, अब चूंकि बेलनाकार तार है तो गॉसियन पृष्ठ भी कैसा बन जाएगा, एक बेलन का रूप ले लेगा। किसका रूप? एक बेलन का। और उसी पे हमें निकालना है, तो इस तार से तुरंत इस बेलन से, या इस बेलन की जो अक्ष जहां जा रही हो ये अक्ष, इससे तुरंत स्मॉल आर दूरी निर्धारित कीजिए और यहाँ बिंदु P डाल दीजिए और इस को तुरंत जो है खंडों में डिवाइड कर दीजिए। ये डीए वेक्टर है, इस पर वैद्युत क्षेत्र इस प्लस आवेश के कारण इधर हो जाएगा ई वेक्टर। तो जो चित्रानुसार जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है, इससे गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है सबसे पहले वही लिखेंगे। ठीक, ये सबको समझ में आ गया। ये खोखला गोला है, ये जो है ये आपका है गॉसियन पृष्ठ। ये जो हमने खींच दिया है बाद में गॉसियन पृष्ठ, ये आपका खोखला बेलन है। इसके अंदर आपने ये रखा हुआ है और इसके बीच में निकालना है। तो बीच में जब निकालोगे तो बस यही तरीका है, इसका डेरिवेशन आप लोग कर ही चुके हैं। तो इसमें सीधे लिख दीजिए चित्रानुसार गॉसियन पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ से, या गॉसियन संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ सीधा लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला, अब ये वही डेरिवेशन तरीके से है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा जब वैद्युत फ्लक्स निकालोगे और इनसे देखो, अगर इनसे कहोगे तो इनसे क्या होगा, यहाँ पर कोई घटक अगर आपने लिया तो डीए वेक्टर इधर हो जाए और ई वेक्टर इधर होगा। ठीक, जिसके कारण यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा शून्य और यहाँ पर रहेगा जीरो इनके बीच का कोण। तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर या क्लोज इंटीग्रेशन ई डीए कॉस जीरो इनके बीच का कोण। तो फाई इक्वल टू ई सभी जगह पर बीच में सममित के कारण, चूंकि आवेश सभी जगह पर समान है तो इसमें ई का मान बेटा सभी जगह पर समान रहेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। तो इस पूरे उसका जब वक्र पृष्ठ लिखोगे तो इसमें मान लो कि जो ये बेलन की स्थिति है ये एल लंबाई की है, कितनी है एल। तो एल हो गया, तो क्लोज इंटीग्रेशन जो डीए की वैल्यू लिखी जाएगी वो हो जाएगी फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ये आप जानते ही हैं, चूंकि टू पाई आर एच होता है तो यहां लिख सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू यहाँ ये निकली ए इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल, ये हो गया। तो अब इसके बाद देखो, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर Q अपॉन एल, इसलिए इसकी जगह पर आप लैम्डा रख देंगे, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हो जाएगा उस बेलन, खोखले बेलन के बीच में कहीं पर विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया, ये निकालना था। अब आइए, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 18 नंबर पर। ये सब क्लियर हो गया सभी को? इसको जो है चित्र इस तरीके से बना लोगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जो सवाल है। टू 2.18 बार देखिए सवाल क्या है। एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम दूरी पर परिबद्ध हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, नंबर ए। जबकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के मध्य की अनंत दूरी पर स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना गया है। बी नंबर में इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा यदि यह दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा ए में, यानी जो ए का उत्तर है, प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के परिणाम की आधी है। सी में यदि स्थितिज ऊर्जा को 1.06 एंगस्ट्रॉम पृथक्करण पर, ठीक है, पहले 1.0 एंगस्ट्रॉम पर पृथक्करण करें, जो 0.53 था उसको शून्य लिया जाए, तो उपरोक्त ए और बी के उत्तर क्या हो जाएंगे, ये पूछा है। तो अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तो अब उसने पूछा कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करिए। तो बहुत साधारण है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इससे सॉल्व कर दें। तो U बराबर 9 इंटू 10⁹, Q1 का मान 1.6 इंटू 10⁻, अब यहाँ ध्यान रखिए माइनस 19 रहेगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 0.53 इंटू 10⁻⁻10। यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं ऊपर Q1 बराबर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, Q2 बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो R है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम या 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यू आप यहाँ प्रश्न में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये ध्यान रखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और विभव में जो आवेश के मान होते हैं वो बेटा चिन्ह सहित रखे जाते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत विभव में आवेश के मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल में जो आवेश के मान होते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है।
ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश कैसा रखा है, माइनस का। तो जब बेटा माइनस का रखा है तो अब देखो इसका जब सॉल्यूशन आप लोग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए सॉल्व करिए इसको। जब सॉल्व करिए फटाफट कॉपी निकाल के इसको सॉल्व करें। तो जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू माइनस 4.35 इंटू 10⁻⁻18 जूल आ जाएगा ये। और निकालना है हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, इसलिए u बराबर माइनस 4.35 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू जब आ जाएगी तो समथिंग में इसका मान -27.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, या हम इसी को u बराबर -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ये हमारा पहला आंसर आ गया। इसके बाद देखो बी पार्ट में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा। यदि यह दिया गया है कि इसकी कक्षा में गतिज ऊर्जा ए में प्राप्त स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी है, तो बी पार्ट को सब सॉल्व करेंगे। तो देखो प्रश्न से k इक्वल टू हाफ, या ऐसे लिख दें मॉड u, परिमाण लेना है मॉड u अपॉन 2। तो इसका जब मॉड ले बेटा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 27.2 अपॉन 2, 2 एकम 2, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसके पास गतिज ऊर्जा है, किसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास, सॉरी निकाय के पास है। तो अब कुल ऊर्जा, अब इसमें जो पूछा गया न्यूनतम कार्य, तो जो कुल ऊर्जा होगी पहले हम निकाल लें कुल ऊर्जा कितनी है इसके पास, यानी ये जो निकाय है इसकी कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा इक्वल टू ई बराबर k प्लस यू। तो k का मान 13.6 और प्लस u तो ये है माइनस का 27.2। तो रिजल्ट आ गया बेटा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अब इस निकाय के पास जो कुल ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन के पास जो कुल ऊर्जा है वो अब बेटा कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको देखो मैं एक बार और ऐसे समझा दूं कि जैसे कोई ये प्रोटॉन जो होगा वो नाभिक के अंदर होगा और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में। तो ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखो। ऐसे बना सकते हो, ये सॉल्व करने का तरीका है। और ये इस तरीके से इसके पास यहाँ विवेग होगा, ऊर्जा भी होगी, ठीक है। ये इस तरीके से परिक्रमण कर रहा है। अब इसको हमें मुक्त कराना है। क्या कराना है, मुक्त। तो जब इसको मुक्त कराना है तो इसको हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, इसके पास इतनी ऊर्जा है, ध्यान दो। तो इसको हम कितनी बेटा ऊर्जा दे दें, बताइए कितनी ऊर्जा दे दें। इसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है, तो इसको हम कितनी ऊर्जा दे दें कि ये इससे पलायन कर जाए, यानी कि स्वतंत्र हो जाए। कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इससे ये पलायन कर जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर हम इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दें तो ये कक्षा से क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसके लिए बेटा कार्य जब ज्ञात करेंगे, कार्य, तो देखो क्या होगा, अतः इलेक्ट्रॉन को मुक्त, यही पूछा गया, इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में किया गया कार्य, तो W बराबर, इसको कार्य W बराबर मान लो, W बराबर लिख दो
डेल्टा ई। तो जब बेटा ये मुक्त हो जाएगा, तो जब मुक्त हो जाएगा तो अभी इसके पास इतनी ऊर्जा, मुक्त हो गया तो इसकी ऊर्जा हो जाएगी 0। ठीक है, तो डेल्टा ई इक्वल टू 0 माइनस अभी की ऊर्जा -13.6, यानी कि W बराबर हो गया प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखो, आ जाएगा सबको, क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसका बी पार्ट हो गया, अब आइए इसके सी पार्ट पर। तो सी पार्ट में क्या है, उसने कहा कि यदि स्थितिज ऊर्जा को 1.06 एंगस्ट्रॉम पृथक्करण पर शून्य ले लिया जाए, यानी पहले हम इसमें 1.06 पर निकाल लेंगे सी पार्ट, यानी अब आर बराबर हो गया 1.06 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस पर निकाल लोगे तो इस पर स्थितिज ऊर्जा यू डैश बराबर सीधे लिख दे 9 × 10⁻9, एक में हो जाएगा -1.6 गुणा 10 की घात -19, और दूसरे में हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 19, 1.06 × 10⁻10। तो यू डैश इक्वल टू जो सॉल्यूशन होगा वो आपका आएगा -21.73 इंटू 10 की घात माइनस यानी 10⁻−19। अब इसी को हमें उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना है, तो -21.73 इंटू 10⁻−19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये जो कन्वर्जन होगा इसकी वैल्यू माइनस की आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 13.6 माइनस में आ जाएगी। अब उसने ये कहा है, पहले में पूछा है कि यदि पृथक्करण पर शून्य ले लिया जाए तो उपरोक्त ए और बी के उत्तर क्या हो जाएंगे। यानी इस पर वैसे तो जो ये पृथक्करण है इस पर स्थितिज ऊर्जा ये है, तो अब मान लो यहीं से हमें फॉर ए का रिजल्ट बदलना है, ए का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लिख दें टेकिंग यू डैश इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये होना चाहिए था और इसके स्थान पर क्या कर दें, इसको किसके समकक्ष मान लें, एज ए जीरो। इसको क्या मान लें, प्रश्नानुसार है एज ए जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इस पर 0 हो गई। ठीक, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो अब इस पर जब 0 हो गई, अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जब निकाली जाएगी तो U डबल डैश इक्वल टू -27.2 और -13.0, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको समझो, ये जो मान है ये इस पृथक्करण पर है, इस पर जब ये दिया गया, और इसके बाद बेटा जब R बराबर 1.06 कर दिया गया, ठीक है, तो अब उसने कहा कि इसकी यहाँ पर इसको 0 के समकक्ष मान लो। तो अब ये पृथक्करण जो हो गया था तो इस वाले से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइए यहाँ पर फॉर बी, यानी कि ये ए का उत्तर बदल गया, बी में देखते हैं। तो बी में चूंकि हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कुल ऊर्जा कितनी है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, समझ लो इस स्थिति पर निकालेंगे, इस पर
इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, यानी ये पृथक्करण है जब, तो E बराबर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर प्लस U डबल डैश। तो E बराबर K का मान है 13.6 और प्लस, सॉरी ये है माइनस का, तो -13.6 इक्वल टू क्या हो जाए 0। तो इस समय इलेक्ट्रॉन, इस पृथक्करण पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है 0 है कुल ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में कितना कार्य लगेगा आप समझ लो। इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने में W बराबर किया गया कार्य डेल्टा ई लिखोगे ना, डेल्टा ई। तो इस समय तो है 0, और जो इस परिस्थिति में जो उसकी निकली है वो 13 पॉइंट कितनी है 6। तो 0 माइनस, ठीक है, -13.6, ये पहले की निकल आई। जो U डैश आपका निकला है उसके पास इतनी ऊर्जा तो है, इस समय इसके पास 0 है। यहाँ चाहो तो पहले लिख सकते हो 0 माइनस U डैश, तो आपका आ जाएगा W बराबर प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हो सभी बच्चे? बताओ इसमें कोई डाउट हो जल्दी बताइए, इसको देख लीजिए फटाफट, जहां ना समझ में आया हो वहां पूछिए। क्लियर हो गया सर? लिख रहा है क्लियर हो गया, अच्छा ठीक है। जहां पर कहीं बेटा क्लियर ना हो वहां पूछते चले जाओ जल्दी जल्दी। जितेंद्र क्या लिख रहा है सर? 18 का बी नंबर वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा दो, वही लगाए हुआ है यहाँ पर। वर्क एनर्जी थ्योरम ही यहाँ पे एक तरीके का वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम, जो ऊर्जा होती है वही कार्य होता है, तो इसको हम कितनी ऊर्जा दे दें कि ये पलायन कर जाए, मुक्त हो जाए। तो मुक्त में ऊर्जा को हम 0 मानते हैं। यहाँ पर इसके पास है कितनी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय बेटा क्या है, W बराबर डेल्टा के, वहां केवल गतिज ऊर्जा का ही देखा जाता है। तो रिजल्ट लाने के लिए आप लोग लिख सकते हो, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वो केवल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो बराबर होता है कार्य ऊर्जा के। यानी ये होता है W बराबर डेल्टा के, ठीक है। यहाँ की गति, अब यहाँ पे आपको ऊर्जा देखनी, टोटल एनर्जी। और बताओ किसी को कुछ पूछना हो? उमंग यादव आ गया? चलिए सबको आ गया, बहुत बढ़िया। अब आते आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पढ़िए सभी किताब जल्दी। सभी सवाल को मन से पढ़ें, और सवाल को मन से पढ़ने के बाद बनाने का प्रयास करें। दिन में कम से कम रोज 10-12 सवाल बनाइए, और एक एक स्टेप बाय स्टेप जो मैं ये बता रहा हूँ, तो सभी बच्चे ये ध्यान रखें
कि इनका सॉल्यूशन घर पर भी किया करें बैठकर खाली समय में। ठीक है, तो आइए इसके बाद एक सवाल और हो सकता है, देख लेते हैं, फिर क्लास शुरू हो जाएगी। यदि H2 अणु के 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए, 2 में से 1 हटा दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 हटा दिया, तो सीधी सी बात है वो प्लस आयन, आयनीकरण बोलते हैं उसको, वो प्लस में हो जाएगा। तो हमें हाइड्रोजन आणविक आयन H2+ प्राप्त होगा। और H2+ की निम्नतम अवस्था में, निम्नतम अवस्था में बेटा क्या है, एक मिनट, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, एक सेकंड। निम्नतम अवस्था में पूछ रहा है, एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। यदि H2 अणु के 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन आणविक आयन H2+ प्राप्त होगा। H2+ की निम्नतम अवस्था में 2 प्रोटॉनों के बीच की लगभग दूरी 1.5 एंगस्ट्रॉम है, बीच की दूरी लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम है, और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का उल्लेख कीजिए। तो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। 2.19, अब उसने कहा कि 2 प्रोटॉन ऐसे, ये H2+ हो गया, तो इसको मान लो ये P1 है, ये P2 है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा, दोनों से इसकी दूरी, इनका पृथक्कन जो दिया गया है वो आपको दिया गया है 1.5 एंगस्ट्रॉम, और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर है 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ से और 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ से। समझ रहे हो, समझ गए बात? तो अब इन पर, इस पर प्रोटॉन पर, इस पर होता है माइनस का चार्ज और इस पर होता है, यानी हम यहाँ पे अगर चाहें तो ऐसे लिखें कि इस पर जो चार्ज है वो प्लस ई है और इस पर भी प्लस ई है, और इस पर जो चार्ज है यहाँ वो है माइनस ई। ये चार्ज है, इस पर प्लस ई, इस पर प्लस ई और इस पर माइनस ई। ठीक, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो चित्रानुसार निकाय की, ए पार्ट है इसका सर, नहीं सभी उसी में है। ठीक है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा टोटल U बराबर 1/4πε0, तो हो जाएगा कॉमन, अंदर देखो इसका E इंटू ई, यानी Q1 Q2 अपॉन R। अगर मान लो, देखो इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। ठीक, ऐसे लिख दो, R2 बराबर 1 एंगस्ट्रॉम। तो अब ये हो जाएगा E1 E2 अपॉन R1 प्लस, अब यहीं से इसके साथ अलग अलग, तो E1 इंटू माइनस ई अपॉन R3 प्लस, इसके साथ अगर लिखोगे तो E1 इंटू माइनस ई अपॉन R2, ये एक साथ हो गए Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q2 Q3 अपॉन R2 प्लस, ऐसे जैसे जितने भी निकाय होंगे सबका हम लिख सकते हैं एक साथ। तो इसके लिए मैंने बताया भी था आप लोगों को रिजल्ट। तो अब देखो इसमें मान हम जो Q1 Q2 के दिए गए हैं उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। आवेश, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन के आवेश बदल जाएंगे। तो इसको देखिए किस प्रकार से ये सब लिखे हुए हैं। तो U बराबर 1/4πε0, अंदर हो जाएगा E² अपॉन R1 माइनस E² अपॉन R3 माइनस E² अपॉन R2, E² कॉमन आ गया
तो 1e, ऐसे चाहे इसका भी मैथमेटिकल मान लिख दीजिए, 9 × 10⁻⁹ इंटू ई स्क्वायर, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r3 माइनस 1/r2। तो अब ये 9 × 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻38 इसका वर्ग कर दिया। अब अंदर आया, यहाँ पे 1/r1, तो ये है 1/1.5 एंगस्ट्रॉम, और -1 और -1। अब इसमें एंगस्ट्रॉम है तो इसको हम 10⁻−10 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10⁻−10 का गुणा यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ 10⁻−10 का गुणा ऊपर होगा। ये बात समझ लेना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 होता है। तो जब इसमें क्या करोगे, ये सब में लिखा जाएगा ऐसे। चलो इसके जगह मान लिखें, R1 = 1.10 इंटू 5 इंटू 10⁻−10 मीटर, ये हो गया, और ये हो गया ये। तो अब यहाँ पे बेटा लिखोगे 10⁻−10 माइनस 1/10⁻−10 माइनस 1/10⁻−10। इनसे भी 10⁻−1 जब कॉमन आ जाएगा तो 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−38, और पूरे के बटे आ जाएगा 10⁻−10। अब यहाँ पे आ गया 1/, अब ये लिख सकते हो ऐसे, तो ये -2 हो गया, ठीक है। तो -2 जब बन जाएगा तो इसके बाद तो यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिए, 9 × 1.6 इंटू 1.6, ये घातें जाएंगी माइनस की प्लस की 19 हो जाएंगी, तो माइनस की बचेंगे बेटा कितनी? 19, ठीक है। और इसको जब आप अंदर लिखेंगे तो ये 1/, यानी यहाँ 10 मान लीजिए, तो 10/15 -2, तो इसका जब उसमें गुणा करेंगे तो 10-30 हो जाएगा, 10-30/15। तो यहाँ से आया 20/15, माइनस का, किसका? माइनस का आ रहा, ये ध्यान देते जाइए, माइनस का। तो u बराबर -9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू, ये माइनस पहले लगा लिया, इंटू में आ गया 20/15। तो अब बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू -30.78 इंटू 10⁻−19 आएगी जूल। और इसलिए लिख रहे हैं माइनस का जूल, ये घाते हैं ऐसे जूल में। अगर इसी को हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित करना हो तो इसी में हम भाग दे देंगे किसका? U बराबर -30.78 इंटू 10⁻−19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। अब ये बदल गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इस पूरे निकाय की जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी वो -19.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ये आ जाएगा, ठीक। ये आंसर हो गया आपका। इस तरीके से इसको लगा लेंगे। अब इसने एक और पूछा है, क्या पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का उल्लेख कीजिए। तो सभी में ऊपर वाले सवालों में आप लोगों ने पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर शून्य मानी जाती? अनंत पर। तब ये सब हम सिस्टम को निकालते हैं, तो यहाँ अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य लिख देंगे। यहाँ इस थ्योरी में जब लिखोगे, यहाँ अनंत पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है,
ये हो जाएगा, ये हो गया। बताओ बच्चों, इसको समझ में आ गया? सभी को क्लियर हो गया? किसी को कोई अगर दिक्कत हो तो वो पूछे जल्दी से, बताइए, फटाफट लिखिए। यश त्रिवेदी, उमंग यादव, किसी को कोई दिक्कत नहीं बेटा? बताइए, जल्दी बताइए, सबको कंफर्म? सबको क्लियर हो गया? तो फिर चलिए, आज के लिए सेशन यहीं समाप्त करते हैं।